अली जफर तो बोल रहे थे, मीशा शफी ने भी खामोशी तोड़ दी। दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम। कौन सच्चा है कौन झूठा, सोशल ट्रोलिंग बंद होनी चाहिए, मामला अदालत तय करेगी। MQM टाइमिंग में गलती कर गई। सिंध में नए सूबे की आवाज मजबूत क्या होती मजीद कमजोर हो गई। जलसा तो बज़ाहिर फ्लॉप हुआ, पार्टी के पुराने साथी भी साथ देने को तैयार नहीं। और CPIC पाक टूर 2019 की तैयारियां बता रही हैं, पाकिस्तान इस साल भी सयाहों को खुश आमदीद कहने को तैयार है। पाकिस्तान इस साल भी सयाहों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। आपके क्या प्लान है? गर्मी की छुट्टियां बस होने ही वाली हैं, तो ऑलरेडी द किड्स आर एक्साइटेड। जितने मेरे बच्चों से राब्ते हुए हैं, मेरे भांजे भांजियां और ऑल द अदर किड्स इन द फैमिली, वो तो अभी से प्लान करना शुरू हो गए हैं कि भाई इस मरतबा कहाँ कहाँ जाना है। और आपको पहले भी बताया था, क्योंकि डॉलर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो बहुत सी फैमिलीज़ जो पहले बाहर के मुल्क ट्रैवल कर लिया करती थी आसानी से, अब ये प्लान कर रही हैं कि ज़रा इनसाइड पाकिस्तानी एक्सप्लोर किया जाए। और बहुत सी फैमिलीज जो कभी बाहर नहीं गए तो ना सोचें कि बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल द ब्यूटी दैट यू नीड टू सी इज इन पाकिस्तान एज वेल। तो छोड़ें बाहर को, पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, छोटी छोटी बहुत सी अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं, बल्कि बेशुमार अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि इतनी खूबसूरती है पाकिस्तान में। थैंक यू। आपको तो लगता है नाम मतलब कि आपने कोई आज के शो में कोई 30 बार कहना है। जब इन्होंने मुझे आके बताया तो आई वाज रियली फैसिनेटेड कि भाई इस्लामाबाद में नई नई चीजें डिस्कवर हो रही हैं। अभी है वैसे काफी पुरानी, मतलब मैंने अभी डिस्कवर किया, मैंने कभी सुना भी नहीं था इससे पहले। तो हम अब जो है आगे बढ़ेंगे और वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, इन फैक्ट आवर टॉप स्टोरी, तो बता दें जरा। बिल्कुल जी, शुरू करते हैं और आपको बताएं कि अली जफर और मीशा शफी के मामले पर सोशल मीडिया एक तूफान की लपेट में है और फनकार बरादरी अलग तकसीम हो चुकी है। कुछ लोग अली जफर और कुछ मीशा शफी के हक में हैं। अली जफर ने इतवार के रोज जियो न्यूज पर इंटरव्यू में एक बार फिर अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया कि मीशा शफी ने उनके खिलाफ जिनसी हरासा करने का बेबुनियाद इल्जाम लगाया है और यहाँ तक कि उनका करियर भी दांव पर लगा है। और जब से ये मामला चल रहा है, मीशा शफी अब तक खामोश थी। तहम मीशा शफी ने पहली बार गुज़श्ता शब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिद खानज़ादा के साथ में एक तफसीली इंटरव्यू दिया। मीशा शफी का कहना था कि अली जफर ने अपने इस इक़दाम पर मुझे मुआफ़ी का पैगाम भी भिजवाया था, लेकिन बाद में वो मुकर गए। एक्चुअली उन 4 महीनों में इस बारे में ज़्यादा नहीं बोल रही थी, बिकॉज आई हैड ब्लॉक्ड इट आउट। आपसे कहा गया कि क्या आप माफ़ी कबूल कर लेंगी अगर आपसे माफ़ी मांगी जाए? बिल्कुल। फिर आपने क्या कहा? मैंने उनको यही कहा कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन सोचा जा सकता है, बिल्कुल सोचा जा सकता है। फिर क्या हुआ? फिर पैगाम भेज दिया और वापस जवाब मैंने आपको बता दिया। जवाब जो था वो यही था कि वो मुकर गए और उन्होंने कहा मेरे से मेरे घर आके बात करें। मीशा शफी का कहना था कि उनके पास कुछ सबूत मौजूद हैं और गवाहों की ज़रूरत पड़ी तो वो भी पेश कर देंगी। और अब अदालत ना जाने के सवाल पर मीशा शफी का कहना था कि जब अदालत बुलाएगी तो वो ज़रूर जाएंगी। मुझे कोर्ट ने बुलाया नहीं है, मुझे जब कोर्ट बुलाएगा तो मैं चली जाऊंगी। तो ये एक इनकरेक्ट चीज़ है, इसको मैं क्या कहूँ। हमारे पास बहुत से विटनेसेस हैं, हम अपने विटनेसेस लेके जाएंगे और वो अपने विटनेसेस लेके आएंगे। मीशा शफी ने एतराफ़ किया कि वो पहले तो ये मामला अंदाज में हल करना चाहती थीं, तहम फिर वो वक्त आया जब उन्होंने ये सोचा कि अगर वो ना बोली तो ख़वातीन के साथ जो कुछ हो रहा है यूं ही होता रहेगा। एक माँ की हैसियत से भी उन्हें लगा कि उन्हें बोलना ही चाहिए। मैं एक माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं भी उनको जब सिखाती हूँ अबाउट डिग्निटी एंड पर्सनल स्पेस और इनअप्रोप्रिएट टचिंग, मैं ये सारी गुफ्तगू उनके साथ करती हूँ रेगुलरली। वो अब इस एज पे हैं जहाँ पे उनको ये सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी है। तो जिस पॉइंट पे मुझे ये लगना शुरू हुआ कि यार मैं इनको तो एक चीज़ सिखा रही हूँ, लेकिन अब मैं अपनी सिचुएशन को अगर लूँ तो मैं कर क्या सकती हूँ इस बारे में। मुझे डिमीनिंग लगा। आज शाजिद खानज़ादा के साथ में दिए गए मीशा शफी के इंटरव्यू के बाद अली जफर ने ट्वीट किया
कि मीशा शफी ने उनकी जीत यकीनी बना दी। उन्होंने लिखा, शी जस्ट वन मी माई केस। अली जफर के वकील राना इंतज़ार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें इंतज़ार नहीं कराते और उनसे मौक़िफ़ लेते हैं। कल रात जो मीशा का पहली मरतबा किसी भी मीडिया चैनल पर एक इंटरव्यू नशर किया गया, बहुत शुक्रिया राना साहब। बताइएगा, मीशा शफी अली जफर के इल्ज़ामात पर पहली दफ़ा सामने आई हैं, कहती हैं कि अली का सूबाई मुहतसिब की जानिब से मीशा का केस मुस्तरद करने का दावा गलत है, वो गलत बयानी पर मुआफ़ी मांगे, क्या मौक़िफ़ है? इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ओम्बड्समैन के पास बिल्कुल मीशा शफी ने केस फाइल किया था जो कि टेक्निकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर वहाँ से डिसमिस हो गया था। उसके खिलाफ ये हाई कोर्ट भी गए थे जो कि अपहेल्ड किया गया था। तो इसमें माफ़ी मांगने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है उनकी इस हद तक ये केस जो डिसाइड नहीं हुआ। तो यानी आप कह रहे हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो किया गया ख़त्म, क्योंकि तासुर यही दिया जा रहा है कि जैसे ये केस जीत लिया गया है अली जफर की साइड से। खैर, आपसे हम ये पूछेंगे कि ये केस अदालतों में ऑब्वियसली चल रहा है और मीशा शफी कहती हैं कि उन्हें अदालत ने बुलाया नहीं, तो बुलाएंगे तो वो ऑब्वियसली ज़रूर जाएंगे। आपको नहीं लगता कि मीशा को अदालत के सामने अपनी बात करने का मौका मिलना चाहिए? देखिए, जो डेफेमेशन का इस वक्त जो करंट केस चल रहा है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ उसके मुताबिक चलना होता है। इस वक्त अली जफ़र की तरफ से जो एविडेंस है वो अदालत में पेश की जा रही है और जो गवाहान है उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी शुरू हो गया है। इसके बाद बारी आएगी रिस्पोंडेंट जो है मीशा शफी, वो बिल्कुल इस केस में पेश होंगी अगर वो पेश होना चाहेंगी, जिस तरह उनकी टीम उन्हें एडवाइस करेगी, और उन पर भी क्रॉस एग्जामिनेशन जो है हम लोग करेंगे अली जफ़र की तरफ से। तो इस तरह ये जो केस है वो अपने पाया तकमील की तरफ या एंडिंग की तरफ जाएगा। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट हो जाएंगे और उसके बाद कम्प्लीटली डिसाइड। अच्छा राना साहब, आपने तो ये अदालती मामला हमें समझा दिया, लेकिन अली ने अपनी 1 साल की खामोशी तोड़ते हुए 3-4 दिन से अब खुलकर बात करना शुरू कर दी है। वकील हैं आप उनके, क्या इस तरह केस पर असर नहीं पड़ेगा? आप क्या मशवरा देंगे? ये मुनासिब है जो रवैया अब उन्होंने अपनाया है? देखिए, वो 1 साल से काफ़ी कोशिश कर रहा था, हमें भी बार बार कह रहा था कि ये केस जो है इसको जो है अर्लीस्ट डिसाइड हो जाना चाहिए। ये इस हद तक तो हर पाकिस्तानी और जो भी शहरी है उसकी बात जायज़ होती है। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान और हमारे जो जितने एग्जिस्टिंग लॉ हैं उसके मुताबिक केस को अर्लीस्ट डिसाइड नहीं, ताकि सच के साथ जो झूठ का झूठ जो है वो सामने आ जाए। तो ये अली जिस तरह मुसलसल कोशिश कर रहा है कि इस केस को अर्लीस्ट जो है 1 साल तक वो इसका वेट करता रहा है। अब क्योंकि इस केस के अलावा एक सोशल मीडिया कैंपेन भी लॉन्च की गई थी कोई फेक अकाउंट्स पे, जिनमें FIA की वो भी कंप्लेन की गई है अली जफ़र की जानिब से कि जो खिलाफ उसकी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है उसको रोका जाए। और वो बिल्कुल फेक अकाउंट हैं जिनको पता नहीं अननोन लोग जो हैं वो उसको चला रहे हैं। तो अब उसका मुकाबला करने के लिए या उसकी जो कैंपेन है सोशल मीडिया के उसके लिए जो है अली जफ़र ने उसका जवाब देना अब शुरू किया है। 1 साल तक वो बिल्कुल खामोश रहा है। इससे केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि केस अपनी जगह बिल्कुल चल रहा है और हमारी जानिब से कोई ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा स्टेप बिल्कुल नहीं लिया गया जो है कि केस की राह में रुकावट हो या किसी भी जो हमारी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनमें किसी किस्म की भी इंटरवेंशन हो। केस ने अपने मेरिट पर डिसाइड होना है, सिर्फ फाइनलाइज होगा, मेरिट पर डिसाइड हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अली जफ़र के वकील राना इंतज़ार हमसे बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी तरह एक्चुअली उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि केस इस वक्त कहाँ पहुँचा है। तो लिहाजा ऑब्वियसली कुछ केसेस इस किस्म के होते हैं पाकिस्तान में, पब्लिक इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो लगता है कि सोशल मीडिया पे ही डिसीजन हो जाएगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट द केस इज़ वेरी मच स्टिल ऑन। और कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले आई गेस हमें केस के ख़त्म होने का इंतज़ार कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये मामला इतना कॉम्प्लिकेट हो गया है। क्योंकि यकीन मानिए अगर आप चाहें भी किसी की साइड लेना तो वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। और फ्रैंकली दोनों के इंटरव्यूज आए हैं और दोनों के बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, तो लिहाजा अली जफ़र इज परहैप्स राइट इन हिज ओन वे, मीशा शफी सीम्स राइट इन हर ओन वे एज वेल। तो अब इंतजार ही करना पड़ेगा कि एक्चुअली हुआ क्या क्या नहीं। अच्छा जी, अब आपको पता है कि हमें एक ट्वीट आई है और हमें बताया गया है कि वो जो अलग केव्स की आप जिक्र कर रही हैं और भी इस्लामाबाद में बहुत मशहूर जगह हैं, जैसे कि बुधा केव एक और डिस्कवर किया गया है, अलेक्जेंडर रूट है एक और जगह है, और इन जगहों पे पर्टिकुलरली शाह केव के इर्द गिर्द कराची का एक बहुत बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, वहाँ अपनी ब्रांच खोलने वाला है। सो वैसे मुझे जो है ना थोड़ी सी रिजर्वेशंस होती हैं इन बातों से कि इतनी खूबसूरत जो नेचुरल जगह होती है ना वहाँ पे रेस्टोरेंट बना के कमर्शियल नहीं। और एक्चुअली इफ़ यू गो देयर तो वहाँ बड़े ढाबे भी हैं छोटे बड़े, और वहाँ एक्चुअली आपको खाने पीने की बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और जो कि इतनी फैंसी नहीं होती, बट व्हेन यू आर इन अ प्लेस लाइक दैट तो आपको इतना कोई गोरमे टाइप खाना तो वैसे भी खाने को दिल नहीं जाता। तो आई हैड पकौड़ा। यू हैड पकौड़ा। अच्छा बाय द वे आपके साथ होता है ये जो सीरी है ये खुद से खुद बोलना शुरू कर दे, मुझसे तभी हुआ
है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, चूंकि हम गर्मी की बात कर रहे थे तो यहाँ तो बेचारे आम लोग बेचारे गर्मी में मारे जाते हैं। न्यूजीलैंड में देखें कि उन्होंने क्या किया है, बताएं जरा। न्यूजीलैंड हुकूमत जनाब, इसका डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस की कुछ बात करेंगे। क्या क्या काम करते हैं लोग, हमारी आम शहरियों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। वहाँ पर जेलों के निज़ाम को ठीक किया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले कैदियों और जेलों में ड्यूटी करने वाला जो स्टाफ था ना, उनमें बड़ी टेंशन और लड़ाई झगड़े होते थे। तो इसको कम करने के लिए और उनके मिजाज को ठंडा करने के लिए 193 स्लश मशीन्स उन्होंने वहाँ पे नस्ब कर दी। जो सामने आपको पता है ना, क्रश्ड आइस के साथ और विद सम फ्लेवर। तो वैसे भी गर्मियों में स्लश बहुत ज़्यादा पी जाती है। तो इन मशीनों पर 9 करोड़ से ज़ायद रुपए खर्च हुए हैं, अंदाज़ा कर लें। और हुकूमत की तरफ से ये जो था इक़दाम, ये 2017-18 की गर्मियों में आने वाले हीट वेव के दौरान उठाया गया था ताकि गर्मी की वजह से कैदियों और स्टाफ को पुरतशद्दुद वाक़यात से रोका जा सके। एंड गेस व्हाट, इट एक्चुअली वर्कड जी। तो लिहाजा इसने काम भी दिखाया और इस्लाहात डिपार्टमेंट के मुताबिक इन मशरूबात की वजह से गर्मी के मौसम में कैदियों के रवैयों को नॉर्मल रखने में काफ़ी मदद मिली। और हुकूमत को इस इक़दाम पर अपोजिशन की जानिब से सख्त तनकीद का सामना भी हुआ। लेकिन इफ इट्स वर्किंग तो क्या ज़बरदस्त बात है। कितनी छोटी सी चीज़ें, लेकिन हम सिर्फ कैदियों के लिए वहाँ ये हुआ है, तो यहाँ आम लोग गर्मी में मर जाते हैं और कहा जाता है भाई गर्मी थी, अब कैसे रोका जा सकता है। लेकिन भाई आपने अपना खुद ख्याल रखना है। आने वाले दिनों में रमज़ान से पहले या रमज़ान के स्टार्ट में हम हीट वेव के ऊपर पर्टिकुलरली कुछ बात भी करेंगे तफसील से। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, और ख़ास तौर पे हम एक बात जो हमेशा ही करते होते हैं कि रमज़ान में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चंक ऑफ द डे तो आपका बिल्कुल ही उस तरह ही गुजरेगा, ना पानी ना खाना। तो लिहाजा उसमें आप अपने आप को किस तरह हाइड्रेटेड रख सकते हैं। वी टॉक अबाउट इट एवरी ईयर, लेकिन हर साल हमें एक रिफ्रेशर की भी ज़रूरत होती है। नेटफ्लिक्स और लाइव स्ट्रीमिंग का दौर है जी, और आपको पता है कि एवरीबडी वांट्स पीस ऑफ द पाई। तो दुनिया भर में सिर्फ नेटफ्लिक्स के तकरीबन कितने 15 करोड़ सारिफीन हैं। अंदाजा करें जरा आप, 15 करोड़ सार्फिन हैं जिन्हें इस प्लेटफॉर्म से सैकड़ों मशहूर टीवी सीरीज और फिल्मों तक रसाई हासिल होती है। नेटफ्लिक्स अपने प्लेटफॉर्म से ऑब्वियसली प्रोड्यूस करदा सीरीज और फिल्मों के अलावा दुनिया भर से भी सॉफ्टवेयर जो है वो खरीदते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स के नक्शे पर नक्शोकदम पर पाकिस्तान में बनाई जाने वाले ड्रामे जो हैं और फिल्में इंतहाई महदूद पैमाने पर दस्तयाब हैं। और ये भी वो सॉफ्टवेयर है जो पाकिस्तान में पहले ही दिखाए जा चुके हैं, यानी नेटफ्लिक्स के लिए पाकिस्तान से डेडिकेटेड मवाद नहीं बनाया जा रहा। एक्चुअली जो पहले सीरियल्स चल चुके हैं टेलीविजन पे उनको अब पोस्ट किया जा रहा है, नई चीजें नहीं हो रही। ग्लोबल रीच तो हो रही है, लेकिन जाहिर नेटफ्लिक्स के साथ कंबाइंड प्रोडक्शन करके कोई नया कंटेंट नहीं क्रिएट किया जा रहा अभी तक तो। और एक मेहमान आए हमारे पास जनाब, उनसे हमने बात की। अमेरिकन फिल्म मेकर हैं और बड़े अवार्ड याफ्ता फिल्म मेकर हैं। उनसे हमने क्या बात की कि किस तरह जो पाकिस्तानी टैलेंट है, पाकिस्तानी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनसे हमने थोड़ी सी मदद ली कि अगर हम भी इस किस्म की चीज़ें बनाए तो हाउ टू गेट देम ऑन टू नेटफ्लिक्स, और या फिर और भी बहुत से एक्चुअली प्लेटफॉर्म्स हैं लाइव स्ट्रीमिंग के जो कि शायद हमें भी नहीं पता था। तो वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारी गुफ्तगू उनसे हुई क्या। जनाब ये जो स्पेशल सेगमेंट है इसमें हम बात करेंगे, पहले हम टेलीविजन पे ड्रामे देखते थे या फिल्में देखते थे टेलीविजन पे जब रिलीज होती थी, या सिनेमा घर जाना पड़ता था। अब हमारे पास कुछ अरसे से, कुछ सालों से कुछ और प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे कि वेब सीरीज की सूरत में हम ये तमाम कंटेंट देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स इज वन ऑफ देम। अब जब ये कंटेंट आ गया जो हम दूसरे मुमालिक का देख रहे हैं, तो जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हमारा जो अपना इतना जबरदस्त कंटेंट है ये हम इंटरनेशनल ऑडियंस तक कैसे पहुंचा सकते हैं और कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। एस्पायरिंग फिल्म हैं उनको ये लगता है कि उनके पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है कि जहां वो जो भी उनका अपना टैलेंट है, जो चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, उनको किधर शोकेस किया जाए। तो लिहाजा वो भी चीज़ें आसान हो सकती हैं। तरीका आना चाहिए इंसान को कि किस तरह करना है। एंड ऑफ कोर्स आपका टैलेंट है, आपका आर्ट है, ये आप किधर दिखा सकते हैं। ये बहुत सी चीज़ें हमने आज आपको जैसा कि बतानी हमारा है। जो हमसाया मुल्क है इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विद ऑल दीज बिग प्लेटफॉर्म्स, और बहुत सी चीज़ें अब बन रही हैं। नेटफ्लिक्स पे आप देखें कितना ज़्यादा इंडियन कंटेंट आपको मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्री पाकिस्तान का वो कंटेंट जो ऑलरेडी एयर हुआ हुआ है टेलीविजन पे, वो नेटफ्लिक्स पे जा रहा है और उसकी जाहिर है प्राइस बहुत कम। लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। उस दिन आपको पता है कि हमारे शो पे महफिज हयात आई हुई थी और उन्होंने भी बताया था एक वेब सीरीज़ है जिसमें इनाया के नाम से, तो उसमें भी वो आ रही हैं। आपको हमने दुज के बारे में भी बताया था, अनदर वेब सीरीज़। तो लिहाजा ये चीज़ें होना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वी नीड टू लर्न अ लिटिल बिट मोर। तो लिहाजा आज हमारे पास बड़े स्पेशल गेस्ट हैं जिनको हमने दावत दी है, हमें आए और हमें ज़रा कुछ सिखाएं भी, खासतौर पर हमारे यंग टैलेंट को
कि किस तरह वो ये वेब सीरीज़ के लिए एक टिपिकल स्टाइल होता है, वो मूवीज़ बना सकते हैं और शोकेस किस तरह कर सकते हैं। और साथ साथ आपको बता दें अमरीकी वजारत खारजा USC स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स के इश्तिराक से पाकिस्तान में फिल्म साजों और हिदायतकारों के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुनक्किद हुई है, जिसमें एक रिनाउंड सेलिब्रेटेड अमेरिकन फिल्म मेकर है, अवार्ड विनिंग, उनका नाम है गैलन नोल्स और वो आए हुए हैं कराची। पहला विजिट है उनका पाकिस्तान का। गैलन, welcome to our show and welcome to Pakistan, by the way. Thank you for having me. Thank you for coming here, and also Galen, first time in Pakistan? Yes. How's the experience been so far? It's amazing. There's this misconception, and you can clear it since you are here. In Pakistan, we only think of that one platform, which is Netflix, and I understand that there are so many online more platforms as well, and people think it's an ultimate goal for young filmmakers. They think that it's an ultimate goal that our product should be, viewed on Netflix. But you were telling us just before we started talking that there are so many other avenues as well. Netflix is a great place for films to end up on, and Netflix is acquiring a lot of films. But as far as support for filmmakers go, there's many other platforms that are coming as a result of what Netflix has done to the industry, really disrupting the traditional model. And I encourage filmmakers to look outside of the Netflix bubble, because other platforms such as Apple or Amazon Prime and Quibi and digital content coming from other sources are often easier to approach than Netflix, or often have a more specific audience that is better suited for the type of story that they're telling, and can just provide better opportunities than just going straight after the Netflix. गैलन जरा सा यहाँ से ऐड करते हैं। गैलन कह बेसिकली ये रहे हैं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कहने के लिए कि नेटफ्लिक्स एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे जाना थोड़ा मुश्किल काम है। सो इफ यू हैव दैट थिंग इन योरसेल्फ, और अगर आपके पास कंटेंट है और अपना कंटेंट आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो Amazon प्राइम है। इसके अलावा एप्पल के प्लेटफॉर्म्स बहुत छोटे भी हैं, और अगर चीज आपकी अच्छी हो, चीज अगर आपकी अच्छी हो, तो आपको पता है कि वो उभर आती है, तो लिहाजा वो अल्टीमेटली बड़े वाले प्लेटफॉर्म्स पे आ ही जाएगी। तो आपने मतलब डिस्करेज नहीं होना, यू कीप एट व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। इन अ नटशेल, इफ यू कुड जस्ट गिव अस सम डायरेक्शंस, आवर यंग फिल्म मेकर्स, सम डायरेक्शंस हाउ टू गो अबाउट इट। सो दे हैव मेड समथिंग, दे हैव अ प्रोडक्ट which is really great, and now they want to show it to the world. Right. How do or they go if about they want it? to collaborate as well, because Netflix and a lot of these platforms, yes, they do their own productions in collaboration with the local filmmakers. Right. Absolutely, and that's a huge part of film in general, right? It's a team effort. And social media has been crucial in giving young filmmakers tools to promote their stories as they happen and attract other talent either within Pakistan or internationally as well. And so for a platform like Netflix, what's also really important is to show that there is an audience for this film. अगर आपने कुछ चीज़ बना भी ली है, तो उसको फिर आप कैसे शोकेस करें, तो उसके छोटे-छोटे टीजर्स जिसको कहते हैं, मतलब इतने एवेन्यूज़ हैं, आप ट्विटर पे डाल सकते हैं, आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट आप वो गेज कर सकते हैं कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। Thank you for being here. Thank you so much. Thank you for having this as a breakfast, so you should certainly try the Desi breakfast, halwa puri. Oh, I'm looking Ask forward your to colleagues. it. Yes. Awesome. Thank you so much. There you go. अच्छा, अब आपको पता है कि there are many other platforms also, सिर्फ Netflix ही एक नहीं है, बहुत से हैं। काम अच्छा होना चाहिए वैसे। And for a starter, आप YouTube वगैरह पे अपना कंटेंट शेयर करना शुरू कर सकते हैं। और आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान का नए सूबे का मुतालबा नया नहीं, लेकिन पुराने साथी तो साथ छोड़ चुके हैं, और क्या नई तहरीक में शामिल होंगे या नहीं, ये भी सवाल है। इतवार के जलसे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिंध को तकसीम करके नया सूबा बनाने का मुतालबा किया। इरादा ने मजम्मत लानी है तो उनके खिलाफ लाओ कि जिन्होंने लिसानी बिल पेश कर कर सिंध को लिसानी तौर पे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। सिंध पहले से तुम तकसीम कर चुके हो, हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान कर दिया। सूबाई खुद मुख्तारी को आपने सूबाई अजारादारी बना दिया है, इस अजारादारी को कबूल नहीं करेंगे। और गुज़श्ता रोज़ पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा अनीस कायम खानी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि MQM महाजरों की नुमाइंदा जमात नहीं है। सिंधी भाई MQM के बयान पर जवाबी बयान देकर उन्हें तक़वियत ना दें। MQM का मकसद सूबा बनाना नहीं, उर्दू बोलने वालों को नारा देकर वोट हासिल करना और पैसा कमाना है। तमाम सिंधियों को कहता हूँ कि इनकी बात पे तवज्जो ना दें, ये महाजरों के नुमाइंदा नहीं हैं। इन्होंने सूबा नहीं बनाना है, इन्होंने फिर
इलेक्शन के टाइम उर्दू बोलने वालों को इस बात का नारा देकर वोट हासिल कर पैसे कमाना, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। खुद पाकिस्तान के MQM पाकिस्तान के साबिक सरबरा फारूक सत्तार भी इसे बेवक्त की रागनी करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। जरा सुन लें। अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करके आप किसी और को, दूसरों को चैलेंज करने जा रहे हैं। बेसीजन बेमौसम जलसी करने जा रहे हैं। क्या मैसेज दिया आपने लोगों को? पूरी दुनिया को आप पर उंगली उठाने का मौका मिला। MQM जब मुत्तहद, ताकतवर और बाइख्तियार थी तब भी नए सूबे का मुतालबा कोई पजीराई हासिल न कर सका। अब जमात तकसीम हो चुकी है। गुज़श्ता इंतखाबात में कराची वाले इस पर मुस्तरद भी कर चुके हैं। तो क्या इस नारे से कुछ हासिल होगा? सवाल तो अहम है। इसी पे हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। साबिक सरबरा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया और कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे PSP के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब भी। लेकिन अभी फारूक सत्तार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा और कि ये MQM पाकिस्तान का नए सूबे का मुतालबा ऑब्वियसली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या आप इसके हामी हैं या नहीं? इस फ्लॉप जलसे से या जलसी से तो इसे तो उल्टा इस नारे की अहमियत को ही ख़त्म कर दिया है। MQM पाकिस्तान की जो नाम नहाद राब्ता कमेटी है और जो इसके कुछ करता धरता है, उन्होंने तो उल्टा इस कॉज को नुकसान पहुंचाया। मैं इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी अपने प्लेटफॉर्म से अपने तरीके से एक बड़ी मोबिलाइजेशन करूंगा। हर मोहल्ले में जाऊंगा और यहाँ तक कि सिंध के कौम परस्तों को भी एड्रेस करूंगा। जो मेरे सिंधी नौजवान और तालिब इल्म हैं उन्हें भी समझाऊंगा कि देखें, कराची से टैक्स पूरे मुल्क को वसूल होता है और पूरे सिंध को भी वसूल होता है। जुनूबी सिंध सूबा उस सारे टैक्स को हथियाने के लिए नहीं बन रहा, बल्कि इंतज़ामी तौर पर बेहतर इंतज़ाम के लिए ये जुनूबी सिंध या सिंध में 2 से ज़्यादा इंतज़ामी यूनिट्स की बात हो रही है। तो इसको इस पर्सपेक्टिव में लेने की ज़रूरत है। वसाइल की तकसीम का एक ग्रेटर सिंध काउंसिल बनाकर, जो मौजूदा सिंध है इसी की काउंसिल होगी, फ़ैसला वहाँ पर होगा कि कराची इंतज़ामी यूनिट या जनूबी सिंध इंतज़ामी यूनिट को क्या मिलना चाहिए, लाड़काना को, सखर को, मीरपुर ख़ास को और हैदराबाद को क्या मिलना चाहिए। अगर ये 5 डिवीज़न और ये 5 इंतज़ामी यूनिट्स बनते हैं तो ये तकसीम का फार्मूला सब मिलकर तय करें। लेकिन जब तकसीम उसके खर्च करने का इख्तियार वहाँ के लोगों को मिले कि कराची का पैसा, हैदराबाद का के जो वसाइल हैं जो मिलते हैं, उस पर जो है वो वडेरों का उस पर कोई वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी तो फारूक सत्तार साहब आप ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं तब ये सूबे वाला काम नहीं करा पाए थे। तो मौजूदा MQM तो ऐसी ताकत ही नहीं है, फिर इस वक्त ऐसी बात करने का मकसद आपको क्या समझ आता है? ये किसके फरमाइश पर किया गया, किसकी फरमाइश पर और किसको दिखाने के लिए किया गया, मैं तो समझने से कासिर हूँ। ये क्यों किया गया ये जलसा? जो मुट्ठी बंद थी और एक भरम था, वो सारा भरम ख़त्म हो गया। ये मुट्ठी आपने खोल दी। जब मैं गया था टंकी ग्राउंड में और मैंने कहा मिल के जलसा करेंगे अपने इख्तलाफ के बावजूद भी, तो यकजहती और इत्तेहाद का जो मुजाहरा हुआ, जो वलवला और जज्बा वहाँ देखने में आया, जो जोश व खरोश था, क्या वो इस जलसी में था जो किया गया? अब तो लगता है कि ये मेयरशिप भी गई, ये DMCs की चेयरमैनशिप भी आपकी गई अगले इलेक्शन में। आपने शायद ये जानबूझकर किया है, ये MQM को ख़त्म करने की मनसूबाबंदी है। और 2023 का इलेक्शन खुदा ही हाफिज़, क्या कहा जाए। तो यानी बेसिकली आपका कहना है कि अगर आप भी साथ मिल जाते और अगर जलसा कंबाइंड हो तो ऑब्वियसली उसकी ताकत कुछ और होगी। ये बताइएगा कि MQM पाकिस्तान नए सूबे या किसी और ऐसे मकसद के लिए आपको साथ लेकर चलना चाहे तो आप तैयार हैं? हमारा राब्ता एक्चुअली मुनक़ता हुआ है, सो थैंक यू। साबिक सरबरा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार साहब, अभी हमें PSP सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ज्वाइन किया है। थैंक यू मुस्तफ़ा कमाल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बता दीजिएगा कि MQM पाकिस्तान नए सूबे की बात कर रही है और यही बात आप भी करते रहे हैं, फिर आपको MQM की इस बात से इख्तिलाफ क्यों नजर आ रहा है? आपकी बनावट ऐसी थी पहले दिन से, एथनिक और वॉयलेंस था। आप एथनिक बुनियादों पे आपने सियासत की और वॉयलेंस आपकी पार्टी में, जब जो जिसका मैं भी हिस्सा था, वॉयलेंस था हमारी पार्टी में, इसलिए आपको ड्राइविंग सीट नहीं दी गई।
पाक सरजमीन पार्टी जो जिद्दोजहद कर रही है, इसी में मुहाजिरों का भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा है और तमाम लोगों का, तमाम कौम। हम किसी एक ज़ुबान की बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं। कल को ये मौका जब इंशाअल्लाह ताला हमारे पास आएगा तो कोई हमें ये नहीं कह सकेगा कि हम सिक्योरिटी रिस्क हैं, और यहीं से मसाइल का हल निकलता है। तो मैं इसलिए सूबे की हिमायत नहीं करता कि सूबा इन गिवन सर्कमस्टांसेस में बन नहीं सकता। और एक नई बात अगर करूं मैं, एमक्यूएम इतनी बदनाम हो चुकी है कि अगर कभी तारीख़ में ये मौका भी आया कि सूबा बनाना ज़रूरी हो जाता है और सिंधी हमारे भाई सिंध के खुद तैयार हो जाएं, पाकिस्तान के हालात ऐसे हो जाएं, लेकिन चूंकि ये एमक्यूएम की डिमांड है तो एमक्यूएम को के कहने पर ये सूबा जो है वो उस वक्त भी शायद ना बने। तो ये तो इनका तो किसी बात का कहना किस ऑफ डेथ वाली बात है। इस चीज़ को ये अच्छा बोलें, वो चीज़ हमेशा के लिए बुरी हो जाती है। ये बताइएगा कि एमक्यूएम और उससे अलग होने वाली सभी लोगों का बुनियादी नज़रिया मुहाजिर हकूक़ की जद्दोजहद ऑब्वियसली यही है, तो आपको नहीं लगता कि अगर इस तरफ कोई काम करना है तो सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए, मिलकर करना चाहिए? नहीं, इकट्ठे रहकर 32 सालों में आपने 11 इलेक्शन तो जीत लिए, 30,000 बंदे मरवा लिए, मुहाजिर आइसोलेशन में चला गया। आज 11 इलेक्शन जीतने के बाद आपका मेयर कहता है, आपकी पार्टी कहती है कि आपके पास तो गटर लाइनों का भी इख्तियार नहीं है उस शहर में जहाँ पर आपके 30,000 नौजवानों की लाशें दफन हैं। तो अगर हम सब मिल जाते हैं और 12वां इलेक्शन जीत जाते हैं इसी मुहाजिर नाम पर, तो क्या दूध की नहरें बह जाएंगी? क्या तीर चला लेंगे? जब 11 इलेक्शन जीत कर आप कुछ नहीं कर सके, आज 11 इलेक्शन जीतने के बाद आप गटर लाइनों का भी इख्तियार नहीं है, पीने का पानी घर में आ नहीं रहा है और सीवरेज का पानी घर से जा नहीं रहा। 10-10 दिन तक लाइट नहीं है हैदराबाद पक्का किला में, यहाँ पर 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो आज से 14 सालों के लिए आपका गवर्नर रहा, वज़ीर रहे, MNMPs रहे, आज भी आपके वफाकी वज़ीर हैं, आपके लोग लापता हैं, आपकी 70 लाख की गिनती जो है वो सेंसस में कम कर दी गई है। आप आज खुद कहते हैं कि हमारी ज़ुबान बोलने वाला तो एक आदमी भी, ये एमक्यूएम वाले कहते हैं हमारी ज़ुबान बोलने वाला एक आदमी भी सिंध सेक्रेटेरिएट में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? 32 साल पहले तो था, जब आपने काम शुरू नहीं किया था मुहाजिर नाम पर, ये एमक्यूएम नहीं बनाई थी, उस वक्त तो सिंध सेक्रेटेरिएट में मुहाजिर बैठा होता था, वहाँ पे अच्छे अफसरान मुहाजिर थे। यही मुहाजिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बन रहा था पीडे स्कूल काले स्कूल से पढ़कर, डॉक्टर अदीब रिजवी जर्नलिस्ट बन रहा था, जर्नैल बन रहा था, जज बन। ऑलराइट, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। और शुरू में आपको पता है हम बात कर रहे थे कि अगर आप पाकिस्तान घूमना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपको प्लान करने के लिए कि आप किस रूट से कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। और होटल्स पे, रिजॉर्ट्स पे इतना रश है कि अभी से बुकिंग कराएंगे तो कोई बात बनेगी। और जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ट्रैवल पाकिस्तान में करते भी हैं या फिर शायद इतना ज़्यादा नहीं भी करते, देयर इज सो मच टू डिस्कवर स्टिल। मैं आपको शुरू में आज सुबह बता रही थी, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद एंड येट मैं अभी तक डिस्कवर कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें नई निकल आती हैं। तो लिहाजा उसके बारे में आज हमने बात करनी है, कुछ आपकी हमने मदद भी करनी है। पिछले हफ्ते कैलाश ख़वातीन लड़कियाँ जब यहाँ आई हुई थी तो हम दोनों का ना पक्का प्लान बन गया था कि हम कैलाश और मंज़ा वगैरह तो जाएंगे ही, लेकिन होपफुली लेट्स सी कि कब तक वो प्लान जो है ना उस पे अमली जामा पहनाया जाता है। उसके लिए हमें छुट्टी लेनी होगी, तो लिहाजा ये हम एक सबलिमिनल वे में बता रहे हैं कि हमको छुट्टी चाहिए। आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स, उन्हें पिछले साल भी इकट्ठा किया गया था, कुछ को इस मरतबा भी चुना गया है जिसमें कुछ लोकल इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। उन्हें ले जाया जाता है और ये तमाम इलाके दिखाए जाते हैं और वो फिर अपने कैमरे की आंख से और अपनी ज़ुबान से लोगों को बताते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल दीस प्लेसेस आर। बाय द वे हम आपको विजुअल्स दिखाते हैं, वैसी बातों में दिल चाहता है कि बिल्कुल वहाँ पहुँच भी जाओ। क्या क्या खूबसूरती है हमारे मुल्क में। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ज़ीशान शाह साहब ने, एंड वो है फाउंडिंग बोर्ड मेंबर ऑफ CPIC। पिछले साल भी इन्होंने ये सारा टूर 2018 जो था CPIC वो करवाया था, इस साल भी एट द मोमेंट हो भी रहा है, रूहे रवा है सारी काविश के। तो ज़ीशान साहब सबसे पहले तो बता दें कि आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने काम में इतने सारे बिजी लोग होते हैं, ये ख्याल कैसे आ गया अचानक से, अच्छा चलो ये भी कर ले? पैशन प्रोजेक्ट का आपने जिक्र किया। ये एज अ पाकिस्तानी, मैं लंदन में रहता हूँ बट ग्रो अप मैं पाकिस्तान में किया। एज अ पाकिस्तानी जब हम दुनिया का परसेप्शन देखते हैं पाकिस्तान का, वो ऑनेस्टली अनफेयर है। द रियलिटी जो पाकिस्तान का है वर्सेस लोगों की जो ओपिनियंस हैं, दे आर वर्ल्ड्स अपार्ट। तो एज अ पाकिस्तानी आई फील कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं not complain about it but I should do something about it, कि I should be the change I want to see। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मैं किसी से अग्री नहीं करता, तो मैं क्या एक्शन ले रहा हूँ उस चीज़ को चेंज करने के लिए। तो इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके विजन के हिसाब से
मैं जो हूँ, I've taken this upon myself as an organization, CPICU मेरी कंपनी है, we've taken this upon ourselves to promote tourism in Pakistan. तो ये जो टूरिज्म प्रमोशन होती है, जब भी किसी सिचुएशन को आप देखें, भले बिजनेस हो या मुल्क हो, तो मैं ऐसे देखता हूँ कि आपके इजी विन्स क्या हैं या आपके लो हैंगिंग फ्रूट क्या हैं। तो अगर पाकिस्तान का हम PR टर्न अराउंड कर सकते हैं, इससे पूरे मुल्क का हम फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, एक सवाल जो है ना जीशान से हम भी पूछना चाहते हैं, कुछ दिन पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा पब्लिक इमेज या सोशल मीडिया पे इतना पॉजिटिव एट टाइम्स हो रहा है, कुछ रियलिटीज से हम भागते हैं और फिर जब टूरिस्ट आता है तो उसको वो रियलिटी फेस करके अच्छा लगता नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि हमारे यहाँ जो गोरा लुकिंग टूरिस्ट है ना, उसको बड़ा वेलकम किया जाता है। समबडी लुक्स लाइक मी और यू और एनीबडी एल्स हु लुक्स वेरी लोकल, तो उसके लिए वो एटीट्यूड नहीं है लोगों का जो फॉरेनर के लिए है। मैंने बल्कि टू बी ऑनेस्ट विद यू काफी उल्टा फील किया। अच्छा, जो पाकिस्तानी टूरिस्ट है, ही इज मोर वैल्यूड, बिकॉज ये जो अंग्रेज टूरिस्ट होते हैं, दे आर जिसको कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। हमारे पाकिस्तानी जो लोग जाते हैं, हम दिल खोल के सबको लुक आफ्टर करते हैं, लोगों को टिप्स भी देते हैं, दुकानों में चीज़ें भी खरीदते हैं। दे गोरे तो हाथ के टाइट होते हैं, तो दे आर मोर अप्रिशिएटिंग द पाकिस्तानी टूरिज्म। बट द पॉइंट ऑफ शोइंग जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को लेकर आना है, हमें तो पता है हमारा मुल्क कैसा है, हमें तो पता है हमारे लोग कैसे हैं, हमें तो पता है पाकिस्तान जैसे हॉस्पिटैलिटी दुनिया में कहीं नहीं है। बट दीज इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स, इनका ग्लोबल ऑडियंस है, ये दुनिया में जो हमारी परसेप्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। और बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहेंगे जी हमारा मुल्क आके देखो बड़ा खूबसूरत है, तो वो लगेगा ऑब्वियसली वी लव आवर मुल्क, तो हम कह रहे हैं। ये कहेंगे तो डिफरेंट है। जल्दी से बता दें, टाइम बड़ा कम है, तो आपने पूरा टूर उनके लिए जो ऑर्गेनाइज किया, और बड़े वर्ल्ड ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े नाम आपने इधर हमें लिखवाए भी हैं। किधर किधर लेके गए, क्या देखा उन्होंने? हमने स्टार्ट किया फ्रॉम इस्लामाबाद से हमने जाना था स्कर्दू ऑन अ फ्लाइट, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो बेस्ट हो गया फ्रॉम अ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। वी हैड टू गो बाय रोड टू चिलास व्हिच वाज 12 आवर ड्राइव। उसके बाद आगे 12 घंटे और हमारा सफर रहा to get to went to Bisham first, then to Chilas. लैंडस्लाइड आ गए, हम सब रोड पे खड़े हुए थे for 5-6 hours। लोकल लोग आ गए वहाँ के, उन्होंने अपने घर में बुलाया, हमें चाय पिलाई, यू नो, तो रियली गॉट अ फील ऑफ द कंट्री। उसके बाद जो है हम फिर फेरी मेडोज गए, दैट्स अनदर मिशन। उसके अंदर 8-10 घंटे लगे, हाइकिंग भी हुई, बट व्हेन वी गॉट टू द टॉप, राकापोशी वाज राइट, सॉरी एग्जैक्टली, इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अच्छा जी, इन अ नटशेल, सॉरी वी हैव टू स्टॉप यू हियर, लेकिन इन अ नटशेल इन्होंने भी हमें वो, जैसे हम कह रहे हैं ना, आजकल लोग हमें टीज कर रहे हैं कि भाई कहीं जाना है तो पाकिस्तान को ही देख लो, कहीं बाहर जाने की क्या जरूरत है। ये सारी ज़ीशान से मदद लेंगे अपना टूर प्लान करने के लिए, एब्सोल्युटली कहां कैसे जाना। ज़ीशान, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और आपने बताया भी, और खास तौर पे वाकई इट मेक सेंस कि बाहर के लोग आके जब बाहर रिपोर्ट करें तो उनकी ज़रा ज़्यादा एटलीस्ट उनके मुल्कों में सुनी जाएगी। लेकिन इस वैसे में पाकिस्तानी ब्लॉगर्स भी थे। ऑलराइट, ओके। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सियासी बातें करनी है, फिर एक म्यूजिकल मेहमान भी हमारा वेट कर रहे हैं। तो हमने आपको बताना है, हमने आपको ये बताना है कि एक ही पार्टी के मानने वाले, एक ही लीडर के चाहने वाले, इसमें तो कोई शक नहीं है, आपस में लड़ते ही चले जा रहे हैं। भाई, तहरीक इंसाफ कराची में ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं, लगता है कि हर जलसे का लाजमी हिस्सा बन गई हैं। ऐसे हालात में PTI वोटर्स को यकीन गलत पैगाम जाता है। कराची में इतवार के रोज़ तहरीक इंसाफ के 23वें यौम तासीस का जलसा बदनज़मी की तस्वीर बना रहा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दो ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े, डंडे, कुर्सियों और बोतलों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। जलसे में सूबाई क़यादत के खिलाफ नारे लगाए गए और झगड़ा PTI सिंध के कायम मकाम सदर हलीमातुल शेख के खिताब पर शुरू हुआ। फिर दौसमीन नकमी, खुर्रमशेर ज़मान और दीगर रहनुमा झगड़ा खत्म करने के बजाय जलसा गाह से भाग निकले। ये तो अजीब सी बात है। सूरत हाल बेकाबू हुई तो जलसा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया और कवरेज के लिए मौजूद सहाफ़ियों से भी बदतमीज़ी की गई और इन झगड़ों की जिम्मेदारी बज़ाहिर मकामी क़यादत पर आयद होती है, जिनका कारकुनों के साथ जो है वो रिश्ता शायद बहुत ही कमज़ोर है और नज़र भी इसी तरह आ रहा था। मसला हल ना हुआ तो पार्टी का वोट बैंक भी मुतासिर हो सकता है। ये सारी चीज़ें खदशा है कि इस किस्म की चीज़ें इफेक्ट ज़रूर करती हैं। इसी के बारे में हम ज़रा बात भी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कराची से तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान साहब ने। शुक्रिया आपका आलमगीर खान, आपने वक्त दिया। आलमगीर, बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में कारकुनों के आपस में झगड़ने और बेनज़मी की असल वजह आप तक क्या पहुँची, क्या पता चल सका है, हुआ क्या था? देखिए, ये आपस में दो वर्कर्स में दो ग्रुप्स थे, उनकी लड़ाई हुई है। अब आई डोंट नो, मैं ख़ुद इधर नेशनल असम्बली के इजलास के लिए था इस्लामाबाद, बट आपस में कोई इनका तनाज़ा रहा होगा, नारेबाजी की है एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो एक तो इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हिस्सा है।
आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों पर। अगर ये अफसोसनाक है कि उसको हाथापाई की तरफ ले जाना या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, और फिर दुनिया भर में आप ये मैसेज दें कि आप जो है वो इमरान खान की आइडियोलॉजी फ़िलासफ़ी पर नहीं उतरते। क्योंकि एक चीज़ याद रखें, इमरान खान ने पहले दिन से तरबियत की कि तशद्दुद की तरफ कभी नहीं जाना, चाहे इंटरनली हो चाहे उससे बाहर हो। तो ये तो टोटली इन्होंने जो तशद्दुद का रास्ता अपनाया, इमरान खान के शायद ये आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया, इमरान खान को स्टडी नहीं किया, तहरीक इंसाफ को स्टडी नहीं किया। तो मैं इस पर अफसोस भी मनाता हूँ, मैं इस पर शर्मिंदा भी हूँ, क्योंकि मैं उस पार्टी का मेंबर हूँ, वो वर्कर्स मुझसे जुड़े हैं। ज़रूरी है कि मैं ख़ुद अपना किरदार अदा करूँ कि देखिए आलमगीर, जो ऑन द फेंस वाला वोटर होता है वो फॉलोअर्स को देख रहा होता है कि वो किस किस्म के हैं, तो दैट रियली डिटर्मिन्स कि आगे क्या होगा। अगर कारकुनों में इत्तेहाद बरकरार ना रहे तो ऑब्वियसली वोटर भी मुतासर हो सकता है। तो क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत भी नहीं देख रही कि इस मसले का कोई परमानेंट मुस्तकिल हल निकाला जाना चाहिए? आप देखें, मुस्तकिल हल तो इसका यही है कि डिसिप्लिनरी इसके लिए एक्शन लिया जाएगा। जो ज़िम्मेदारान है वर्कर्स में, उनको आइडेंटिफाई करके उनको सज़ा दी जाएगी। जब तक सज़ा होगी तो पार्टी के आइन और कोड ऑफ कंडक्ट का खौफ होगा वर्कर में, और वो फिर उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। और इस पे पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने नोटिस लिया हुआ है, जल्द इस पे इक़दाम होंगे। और रही बात वोटर्स की, तो वोटर को एक चीज़ बहुत ही क्लियरली मालूम है कि ये इमरान खान की आइडियोलॉजी नहीं है, ये चेयरमैन साहब की तरबियत नहीं है जिसको ये वर्कर्स फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो है वो ये उनकी गाइडेंस नहीं है, मिस गाइडेड है। और इन्होंने ये एक इसका कोई डिफेंस नहीं बनता, इसकी कोई दिफा नहीं कर सकता जो हरकत की। और वोटर्स एक चीज़ समझते हैं कि आज तो इस जमात में इन हाउस जो है वो ये पार्टी पॉलिसी इमरान खान की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ जा रहा है। माजी में तो अवाम के ऊपर तशद्दुद होता, अवाम से बता लिया जाता, अवाम को तंग किया जाता, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े किए जाते। तो अगर वोटर्स पॉइंट ऑफ व्यू लें तो अगर पहले और अब में वो ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपका आलमगीर खान हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी कि कुछ हालात बेहतर हो जाएं और पीटीआई की जो आपसी क़यादत है, जो मकामी क़यादत है सिंध और कराची की, वो कुछ सेटल डाउन करें इशूज़। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो ट्रिकल डाउन होकर आपको पता है फिर फॉलोअर्स में भी नजर आ रही है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। बड़ी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। हो सकता है आपने टार्ज़न की वापसी की कहानी पढ़ रखी हो, लेकिन अमेरिका में आजकल एक कहानी बहुत इन है और वो है जी डॉलर की वापसी। और मेरा जहन में जब से मैंने कहानी पढ़ी और पता लगा है ना, मुझे तब से ये बस है जहन में एक सवाल अटका हुआ है कि गिनती कब पूरी होगी। अब मामला है क्या, ये आपको बताते हैं। एक ट्रक से जनाब $30,000 का एक थैला गिर गया और वो भी खुली हालत में, एज इन पड़ गए पैसे। फिर जाहिर है लोगों की चांदी हो गई। अब पुलिस ने डॉलरों को अपना समझकर उठाने वाले लोगों से अपील की है कि डॉलर वापस करने का सिलसिला शुरू किया जाए। और बिलीव इट और नॉट, उसमें से कुछ $7,000 वापस आ भी गए हैं। तो लोगों ने बिलीव के मतलब लेवल ऑफ ऑनेस्टी, वैसे तो ऑब्वियसली हर जगह ही होती है पॉकेट्स ऑफ ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी, लेकिन लोगों ने उठाए पैसे और उन्होंने अपना भी समझ लिया। 7,000 अब तक वापस आ चुके हैं। पुलिस ने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई और जिसमें उन लोगों का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने पैसे वापस कर दिए, और दोबारा अपील की कि बाकी भी तो रहते ही हैं, कोई अराउंड 23,000 स्टिल रिमेनिंग, तो वो वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आई डाउट कि वो आएंगे, डोंट वेट फॉर इट। अच्छा, मुझे भी लगता है कि 7,000 आ गए, मेरा ख्याल है अब ये 8,000 हो जाएंगे, लेकिन 30,000 तो जरा मुश्किल है पूरी होना। लेकिन अगर आ गए तो हम आपको बता दें कि आ गए कि नहीं आ गए। कुछ उड़ आ गए होंगे, जरूरी तो नहीं सारे लोगों ने पानी में इधर उधर गटर में गिर गए होंगे, ये सब कुछ भी तो होता है ना, आपको पता है। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताना है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने को तैयार बैठे हैं। बस बैठे तैयार है, बस जैसे बिल्कुल जी तैयार बैठे हैं। और जरदारी साहब ने भी साथ देने की हामी भर ली है और हुकूमत के लिए परेशानी हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बहुत जल्द इस्लामाबाद में एक तारीखी मिलियन मार्च होगा। मुल्क का अवाम इस बात का मुंतजर है कि हम इस्लामाबाद को बंद कर दें और दुनिया को बता दें कि इस्लामाबाद पर मुसल्लत कुव्वतें ये अब मजीद इस मुल्क को नहीं चला सकती। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ मशवरे के साथ तारीख का तयन किया जाएगा
और इस्लामाबाद हम जाएंगे इंशाअल्लाह। और मौलाना ने अपनी तहरीक शुरू करने के लिए कोई तारीख तो नहीं दी, मगर ईद के बाद सियासी मैदान में हलचल की तवक्को की जा सकती है। ऐसी सूरत में पीपल्स पार्टी भी JUI का साथ देने के लिए पर तोल रही है। हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी? मौलाना साहब तहरीक चलाने जाए, क्या आप उनकी तहरीक में शामिल होंगे? और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत तो इस हवाले से खामोश है, लेकिन दीगर रहनुमा हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शामिल होने के इशारे दे रहे हैं। जहाँ तक अपोजिशन की तहरीक का ताल्लुक है, जब भी कोई जमहूरी तहरीक इस मुल्क में चलेगी, मुस्लिम लीग नून उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। कठपुतली हुकूमत है, इसको तो गिराने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद गिर जाएगी। इसके लिए खिलाफ क्या तहरीक चलाने की ज़रूरत है, मुझे बताएं। इनके अंदर अपने आप ही तहरीक एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये रहे, इसलिए कि इन्हें पता है कि ये जो है ना इन्हें गवर्नेंस आती है। इस मैसिव लेवल पे ये लोग करप्शन कर रहे हैं। ये अब किस्से कहानियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं। तीनों सियासी जमातों ने अब तक कोई वाज़ेह प्लान तो नहीं दिया, लेकिन अब ये पार्टियां हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आती हैं तो PTI के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़बान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि उनकी पार्टी का क्या प्लान है। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए आपने वक्त निकाला है। मौलाना तो पहले दिन से ऑब्वियसली हुकूमत गिराने की बात कर रहे थे, अब जरदारी साहब भी इशारा दे रहे हैं कि ऐसी कोई तहरीक चली तो मौलाना का साथ दिया जा सकता है। तो क्या किसी सतह पर ऐसा कोई प्रोग्राम बन चुका है, कुछ डिसाइड हो चुका है, असूली फैसला हुआ है या नहीं? हमने इस हुकूमत को गिराने का कोई अंदिया नहीं दिया, आज भी नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? जरदारी साहब ने भी यही कहा कि मौलाना अगर तहरीक चलाते हैं, उनके साथ सवाल हुआ कि आप उनके साथ तावन कर सकते हैं, उन्होंने हाँ, इसलिए कि ये हुकूमत लोगों की ज़िंदगियों को इतना अजीरन कर चुकी है, इतना मजबूर कर चुकी है, इतने हालात तल्ख हो गए हैं कि अगर ये अपने सिमत दुरुस्त नहीं करते और अगर इनका यही वतीरा रहता है और ये नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड अगर यही कंटिन्यू करता है, तो यकीनन मुल्क समाज के लिए तो मसाइल ऑलरेडी बना चुके, मुआशरत तो ख़राब कर चुके, मईशत ख़राब कर चुके, ये सारी पूरी स्टेट को बहुत बड़ा चैलेंज दे देंगे। उसके लिए यकीनन इन पर दबाव बढ़ाना ज़रूरी है और उसके लिए अगर कोई ऐसी मूव होती है, लेकिन हम सिस्टम को ना डिरेल करने वाले थे, न ऐसी किसी मूवमेंट का तारीख में हम हिस्सा बने। हमारे खिलाफ ये मूवमेंट ज़रूर चलवाई गई, लेकिन हम इसका हिस्सा ने न आज बन रहे हैं। ये बताइएगा खैरा साहब कि अगर हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक चलती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान किसकी क़यादत में सड़कों पर आने को तैयार होंगे? देखिए, गवर्नमेंटों के खिलाफ तहरीक चलाने का तजर्बा तो पीपल्स पार्टी के ज़्यादा किसको होगा, इसके कारकुनों को भी, इसकी क़यादत को भी। सो हमें किसी के पीछे लगने की क्या ज़रूरत। हम तो भी अभी ये बात कर नहीं रहे। हाँ, अगर कोई तहरीक चलती है और अपोजिशन की जमातें उसमें इकट्ठी हो जाती हैं, तो उस सूरत में सारी क़यादत जो है वो लीड कर रही होगी पीपल्स पार्टी अपने कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में। ऐसी किसी मुस्तकबिल की अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो उसमें लीड उसमें शरीक हो सकती है। ये किसी के आगे लगने की कैफियत वाली बात। अच्छा कायरा साहब, अपना ओपिनियन भी दीजिएगा कि मौलाना फजल रहमान का हुकूमत गिराने का वही प्लान है जो 2014 में तहरीक इंसाफ का था, यानी एक लॉन्ग मार्च और फिर इस्लामाबाद में तवील धरना। आपका सियासी तजुर्बा क्या कहता है कि ये तरीका और टाइमिंग ठीक है? जहाँ तक तल्लुक धरना देने का, एहतजाज करने का, ये तो एक जमहूरी सा तरीक़ाकार है। हम तो ऐसे किसी धरने की बात अभी नहीं कर रहे, लेकिन खान साहब खुद हमें धरने देने की दावतें दे रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, उनके वज़रा, पूरी हुकूमत कहती है कि आइए आप इस्लामाबाद में धरना दीजिए, आप डी चौक में बैठिए और हम आपको कंटेनर भी देंगे, हम आपको खाने भी देंगे। तो जब हुकूमत खुद दावत दे रही है तो क्या किया जाए? उनकी दावत को अगर किसी वक्त अपोजिशन ने कबूल कर लिया तो फिर समझ आ जाएगी। अभी कुछ नहीं किया तो जलसों में खड़े होकर कह रहे हैं कि देखें जनाब, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब मेरी हुकूमत गिराना चाहते हैं। क्यों मेरी हुकूमत गिराना चाहते हैं? मैंने क्या किया है? तो किसने कहा गिराना चाहते हैं भाई? आप तो खुद हमारी छोटी सी परेशान हो गए हैं। इस हुकूमत को गिराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद अपने अमलों और अपने कामों से गिर रही है, अपने हाथों गिर रही है, बड़ी तेज़ी से मकबूलियत खो रही है। और अभी आइंदा आने वाले दिनों में इसके जो इक़दामात हैं, जो मुल्क दुश्मन नहीं लेकिन अवाम दुश्मन बहरहाल ज़रूर है। आम आदमी की ज़िंदगी में तंगी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे सनतकार भी परेशान है, उससे मज़दूर भी परेशान है,
उससे सरकारी मुलाजम भी परेशान है, पाकिस्तान एक रियासत के तौर पे भी परेशान है, और हमें समझ है कि अब सारे और लोग भी परेशान। तशवीशनाक खबर जिसका जिक्र पहले भी किया था, लाड़काना के बच्चों में एड्स की रिपोर्टें इंतहाई तशवीशनाक है। सूबे में सेहत के शोबे में क्या हो रहा है साफ नजर आ रहा है। लाड़काना में एक अंदाजे के मुताबिक सूबे के सबसे ज्यादा एड्स से मुतासरा मरीज मौजूद हैं। हाल ही में 18 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें 16 माह तक के बच्चे शामिल हैं। बज़ाहिर ये गैर मयारी इंतकाल खून और गैर मयारी तिब्बी आलात के इस्तेमाल से वहाँ बीमारी फैलने की रिपोर्ट मौसूल। यासिर फारूकी जियो न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, एक रिपोर्ट बनाई है, वो हम देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। जी बिल्कुल, तालका अस्पताल रत्तो डेरो में 26 अप्रैल से कायम स्क्रीनिंग कैंप में अब तक 650 से ज़ायद अफराद की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिनमें 24 अफराद की HIV तस्दीक हुई है, जिनमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की, उसके बाद ख़वातीन की बताई जा रही है। रत्तो डेरो के एक मुकामी डॉक्टर मुजफ्फर घांगरो वो भी HIV के मरीज़ निकले हैं, जिनके क्लिनिक को सील करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जो उनके क्लिनिक का दीगर अमला है उसकी भी स्क्रीनिंग का फैसला किया गया है। बताया ये जाता है कि ज़्यादातर जो मुतासरा अफराद HIV के हैं वो इन्हीं डॉक्टर से अपना इलाज कराते रहे हैं। इसके साथ साथ HIV के सूबाई प्रोग्राम के सरबराह और डॉक्टर सिकंदर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज से गांव अली डिनो सेलो में भी एक और स्क्रीनिंग कैंप कायम किया गया था, वहां भी स्क्रीनिंग का अमल जारी है, क्योंकि मुकामी डॉक्टर्स के मुताबिक ज़्यादातर मुतासरा अफराद हैं वो इसी गाँव और इसके जो इर्द गिर्द के गाँव हैं वहाँ के रिहायशी हैं, और वहाँ से लोगों की तादाद कम आ रही थी स्क्रीनिंग के लिए, इसलिए उनकी सहूलत के लिए वहाँ पे भी स्क्रीनिंग कैंप कायम कर दिया गया है। और अगर यही सूरत हाल रही और इनकी तादाद में इजाफा होता रहा तो ये स्क्रीनिंग कैंप की तादाद भी बढ़ाई जाएगी और इनका दौरानिया भी बढ़ाया जाएगा। अब तक 4 रोज में 24 अफराद में HIV की तस्दीक हो चुकी है। जी और हम बता रहे थे कि यासिर फारूकी बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इसका यकीनन नोटिस लेना चाहिए, और ये नई नस्ल का मामला है, बच्चों की हम बात कर रहे हैं। हमारे शो का टाइम भी खत्म हो गया, so we are going to catch you inshallah tomorrow same time same place. Thank you so much for coming. It's a pleasure.